नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए सबसे बेहतरीन टॉपिक साइंस का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आवर्त सारणी। यानी साइंस की आज हम लोग पहला क्लास का शुरुआती करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आवर्त सारणी। और आवर्त सारणी से 2 क्वेश्चन पूछने का 100% गारंटी है कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में हर साल हर शिफ्ट में 1 से 2 या 3 भी प्रश्न पूछा जाता है, जिस टॉपिक का नाम है आपका आवर्त सारणी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना है, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई शेयर करना है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि साइंस का इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कभी नहीं मिल सकता है। अभी आपके सामने लगभग 30 से 40 क्वेश्चन लिखे हैं। इसके बाद और भी 8 से 10 क्वेश्चन बचा है, उसको लिख कर समझाएंगे। इसलिए इतना ही देखकर भागना नहीं है, स्क्रीनशॉट भी लेकर नहीं हटना है, क्योंकि साइंस है। जब तक साइंस को समझिएगा नहीं, तब तक आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसलिए एकदम निफिक्र होकर इस क्लास को अंत तक देखिए, और बिहार पुलिस में निश्चित सफलता आपको इस चैनल से मिलेगी। जो भी क्लास हम कराएंगे उसको टॉपिक वाइज कराएंगे। साइंस का क्लास आपको सुबह में देने का काम कर रहे हैं, जीके का क्लास जो आपका है वो शाम में दे रहे हैं, और साइंस का क्लास सप्ताह में आपको 3 से 4 या 5 देंगे, और बीच में जो ड्रॉपिंग टाइम रहेगा उसमें आपको मैथ का क्लास देंगे। दोपहर में हो सकता है कुछ दिन बाद हिंदी चालू करा कर पूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। इसलिए आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है, और क्लास पसंद पड़े तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छे ढंग से एक एक चीज़ को समझना है मेरे भाई। जब तक समझिएगा नहीं, तब तक आपसे साइंस के क्वेश्चन बनेगा नहीं। आज सबसे बेहतरीन टॉपिक है, समझिए, जिसका नाम है आवर्त सारणी। कौन कौन क्वेश्चन पूछता है, एकदम साइंस ऐसे पढ़ाएंगे ऐसा कोई नहीं आपको समझाया होगा। कमेंट करके ये बताइए कि क्या आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं। थोड़ा सा अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिए साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, कमेंट करके बता दीजिए। देखिए, पहला आवर्त सारणी टॉपिक दिखाई दे रहा है। जो भी क्वेश्चन है आपका आवर्त सारणी से एकदम सिस्टम से समझाया गया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। पहला है डोबेरिनर पूछे कि त्रियक नियम को किसने दिया था। बोलिएगा, डोबेरिनर ने त्रियक नियम दिया। यानी त्रियक नियम किसे कहते हैं। उन्होंने 3 तत्व को लिया, तीनों तत्वों को जोड़ा और बताया कि उसका जो भार है वो बीच वाले तत्व के बराबर होता है, जिसे डोबेरिनर का त्रियक नियम बोला जाता है। उसके बाद आए न्यूलैंड साहब। आवर्त सारणी जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस आवर्त सारणी को बनाने में बहुत से वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किए, लेकिन सभी लोगों ने सफल नहीं रहे। अंत में मोसले साहब सफल रहे। उन्हीं के आवर्त सारणी को हम लोग मानकर आगे पढ़ते हैं। न्यूलैंड साहब आए। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। ठीक, उनके समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। पूछे कि आवर्त सारणी का अष्टक नियम किसने दिया, तो बोलिएगा कि न्यूलैंड ने। उनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। अष्टक नियम क्या था कि हर तत्व, जैसे ABCDEF लिख दिए जी, उसके बाद फिर वही रिपीट हो जाता था ABCD, यानी कि अष्टक नियम यही होता था। और उसके बाद आए आपका मेंडली साहब। देखिए, पूरा क्वेश्चन को एक एक करके अच्छे बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, अच्छे से देखना है। मेंडलीफ ने आए 1869 में आवर्त सारणी बनाते हैं। कब? 1869 ईस्वी में आपका आवर्त सारणी बनाते हैं। और आवर्त सारणी, मेंडलीफ का आवर्त सारणी आपका परमाणु द्रव्यमान पर स्थित रहता है। पूछेगा कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी किस पर निर्भर है, तो परमाणु द्रव्यमान पर। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 63 तत्व थे। जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया तो उस समय मात्र 63 तत्व ही ज्ञात थे। आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग। देखिए, ये हेडिंग हो गया। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो मेंडलीफ के बारे में। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 7 ठो आवर्त था और 9 ठो वर्ग था। आवर्त क्या होता है, देखिए, ये आपका एक मान लीजिए पीरियोडिक टेबल हो गया। ठीक, समझिए, इस तरह से जो भी लाइन आपको दिखाई देगा 3, 4, 5, 6, 7, मतलब इस तरह से जो लाइन है आपका आवर्त हो गया। और इस तरह से खड़ा जितना भी लाइन आपको दिखाई देता है ये आपका वर्ग हो गया। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 9 वर्ग थे। हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित था। क्वेश्चन पूछेगा मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्या कमी थी, तो उसमें हाइड्रोजन के स्थान को अनिश्चित रखा।
और समस्थानिकों के लिए स्थान उपलब्ध नहीं कराया। समस्थानिक होते हैं, एक संभारिक होते हैं। इसको अगले टॉपिक में हम लोग बेहतरीन ढंग से जब आएगा उसको पढ़ाएंगे। यहाँ समझिए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए स्थान उपलब्ध नहीं था। इसको जब आप समझ जाइएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, आवर्त सारणी का टोटल जो 100 से 150 क्वेश्चन, 100 जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल आपसे बनने लगेगा। इसी के लिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। यानी मेंडलीव ने हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया, जिस कारण से इसीलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। आवारा तत्व किसको कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। दम अंत तक देखना है। इसके बाद भी क्वेश्चन है एक ही वीडियो में, भले वीडियो लंबा हो लेकिन एक ही वीडियो में पूरे आवर्त सारणी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आते हैं मोसले साहब। अभी हम लोग जो भी आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो मोसले का ही आवर्त सारणी पढ़ते हैं। मोसले ने आए तो आधुनिक आवर्त सारणी बनाए। कौन आवर्त सारणी? आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी हम लोग पढ़ते हैं वो मोसले का दिया हुआ आवर्त सारणी है। उन्होंने परमाणु संख्या, पूछेगा कि मोसले का आवर्त सारणी किस पर निर्भर है, तो बोलिएगा कि परमाणु संख्या पर। जबकि मेंडलीव का आवर्त सारणी जो है वो किस पर निर्भर है, तो परमाणु द्रव्यमान पर है। इसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग है। क्वेश्चन पूछेगा कि मोसले के आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो बोलिएगा 7। कितने वर्ग है, तो बोलिएगा कि 18 वर्ग है। जबकि वही मेंडलीव के आवर्त सारणी में आपका 7 आवर्त और 9 वर्ग था। और मोसले का जो आधुनिक आवर्त सारणी जिसे हम लोग बोलते हैं उसमें आपका 7 आवर्त और 18 वर्ग था। हाइड्रोजन को छोड़कर, किसको? हाइड्रोजन को छोड़कर प्रत्येक आवर्त क्षार धातु से शुरू होता था। पहला है ही हमारे लिए न करो रब से फरियाद। देखिए पीरियोडिक टेबल याद करने का भी टेक्निक होता है। अभी आप लोगों का समय नहीं है कि उतने अच्छे ढंग से पढ़ा पाएँ, पीरियोडिक टेबल याद करा पाएँ। लेकिन जो क्वेश्चन है उसको बताते हैं। देखिए जैसे पहला लाइन होता है हमारे लिए हीलियम लियम, हमारे लिए न करो सोडियम के से पोटेशियम, रब से फरियाद। दूसरा है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। इस तरह से हम लोग पीरियोडिक टेबल आगे याद किए थे। तो उसी में बता रहा है कि हाइड्रोजन को छोड़कर, किसको? हाइड्रोजन को छोड़कर प्रत्येक आवर्त क्षार से शुरू होता है। क्वेश्चन पूछेगा पीरियोडिक टेबल का आवर्त किससे शुरुआत होता है? क्षार से शुरू होता है और शून्य होता है। क्षार धातु से शून्य होता है। हाइड्रोजन को छोड़कर प्रत्येक आवर्त क्षार धातु से शुरू होता है। क्या होता है? शुरू लिखा है, शून्य नहीं, शुरू होता है। तथा अक्रिय गैस से समाप्त होता है। अक्रिय गैस किसको बोलते हैं? लास्ट में देखे होंगे हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन, जो पीरियोडिक टेबल के लास्ट में 18वां वर्ग होता है वही अक्रिय गैस होता है, जिसे हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन बोला जाता है। आवर्त 7 को अधूरा आवर्त कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा कि अधूरा आवर्त किसे बोला जाता है, तो आवर्त जो 7 है आपका सबसे लास्ट वाला, उसे ही अधूरा आवर्त कहा जाता है। मेरे भाई सही से बताना है क्लास पसंद पड़ रहा है कि नहीं, पीरियोडिक टेबल का कितने सिस्टम से समझा रहे हैं। अंतिम समय में स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको समय भी दे दें, निफिक्र रहना है। साथ में इसके बाद और क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल का, उसको भी देखकर इसी वीडियो में जाना है। अगला है ये मेन चीज़, देखिए आवर्त में क्या हो गया, ये आपका आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ये आपका बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। पूछे कि पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर ऑप्शन रहेगा परमाणु का आकार घटता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार अनिश्चित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो बोलिएगा आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार घटता है तथा ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। क्या? बढ़ता है। अगला है विद्युत आवर्त सारणी में, देखिए सब आवर्त सारणी पर है। आवर्त सारणी में, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। सब है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है और ऊपर से नीचे आपका घटता है। आवर्त में आपका जो है वो बाएं से दाएं बढ़ता है और ऊपर से नीचे घटता है।
आयनन विभव बढ़ता है और ऊपर से नीचे घटता है, यानी कि आवर्त में आपका जो आयनन विभव होता है बाएं से दाएं हम लोग जब जाते हैं तो बढ़ता है और ऊपर से नीचे घटता है। इसको 1 से 2 बार देखिएगा, पीरियोडिक टेबल सामने रख कर देखिएगा, तब आपको बेहतरीन ढंग से और समझ में आएगा। अगला है इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है, ऊपर से नीचे घटता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है वो बढ़ता है बाएं से दाएं जाने पर, ऊपर से नीचे घटता है। केवल परमाणु का आकार ही आपका बाएं से दाएं जाने पर घटता है, बाद बाकी जो कुछ भी है वो सभी बढ़ता है। अक्रिय गैस की विद्युत ऋणात्मकता शून्य होती है। क्वेश्चन पूछता है निम्न में से किसका विद्युत ऋणात्मकता शून्य होगी। 4 ऑप्शन देगा, अगर उसमें से कोई एक ऑप्शन रहे, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन में से कोई एक रहे तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता शून्य होती है, क्योंकि अक्रिय गैस जो किसी गैस के साथ क्रिया नहीं कर सके, प्रतिक्रिया नहीं कर सके, उसे अक्रिय गैस कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक पूछे तो फ्लोरीन का होगा। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसका होता है तो फ्लोरीन का। विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम बोले तो बोलिएगा कि सीजियम जो आपका है वो सीजियम का विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होता है। अक्रिय गैस की आयनन विभव सबसे अधिक होता है। पूछे कि अक्रिय गैस का आयनन विभव कितना होता है तो सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब वो न किसी को इलेक्ट्रॉन देगा न किसी से लेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता उसका शून्य होता है। मान लीजिए हम हैं, मेरे पास पैसा है, हम किसी को देंगे लेंगे, लेन देन रहेगा तभी ना मेरे पास प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, ना किसी से देंगे ना लेंगे, एकदम न्यूट्रल है तो मतलब न्यूट्रल है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। क्लोरीन जो आपका है उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो सबसे अधिक होती है। अक्रिय गैस की परमाणुकता 1 होता है। अक्रिय गैस जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, याद रखिएगा लास्ट का जो 18वां वर्ग है वो पूरा अक्रिय गैस है, उसका परमाणुकता 1 होता है। जैसे हीलियम को कभी H लिखा जाता है, नियन को कभी Ne लिखा जा सकता है। वही पूछे कि हाइड्रोजन गैस का परमाणुकता H2 होता है तो उसका परमाणुकता 2 होगा। उसके बाद पूछा ओजोन का तो 3 होता है, ऑक्सीजन का तो 2 होता है। सीजियम को गर्म करने पर लाल रंग देता है। जितना भी पीरियोडिक टेबल का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही बता रहे हैं। सीजियम को गर्म करने पर कौन सा रंग देता है लाल रंग देता है। जल्द से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और 5 से 6 और जो क्वेश्चन है उसको अच्छे ढंग से जल्द से समझिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका आवर्त सारणी से कि बेरिलियम को गर्म करने पर हरा रंग देता है। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किसको गर्म करने पर हरा रंग मिलता है तो ऑप्शन मारिएगा बेरिलियम। अगला है जेनन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं। जेनन जो आपका है इसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। साइंस का जो आपका है बड़ा बड़ा टॉपिक बड़ा क्लास करके पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से पूरा कंप्लीट कराएंगे। अगला है आर्गन गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। आर्गन गैस का नाम सुने होंगे। जो आर्गन गैस का जो उपयोग है आपका विद्युत बल्ब जो दिखाई देता है पीला वाला, उसमें कौन सा गैस भरा रहता है आर्गन गैस। रेडॉन सबसे भारी तत्व है। पूछे सबसे भारी तत्व आपका कौन सा है तो रेडॉन जो है वो आपका सबसे भारी तत्व है। रेडॉन का उपयोग रेडियोथेरेपी यानी कैंसर उपचार में किया जाता है। पूछे कैंसर उपचार में निम्न में से किस तत्व का उपयोग होता है रेडॉन का। अगला है नियोन मतलब नियोन गैस का उपयोग विज्ञापन के रंगीन नलियों में किया जाता है। आप देखे होंगे रोड पर बहुत से विज्ञापन लगे होते हैं, उसमें कौन से गैस भरे जाते हैं नियोन गैस भरे जाते हैं। ये भी 6 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ आपका पीरियोडिक टेबल का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उसका द एंड हो गया। और इसी तरह से सभी टॉपिक को हर हाल में अच्छे ढंग से कंप्लीट जरूर कराएंगे। इसलिए मेरे भाई आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा पहला क्लास है साइंस को, इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, लड़की लोग को अपने सहेली के पास। इसलिए आज के वीडियो के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।